Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 29 है। ओके, कहता है अ हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टाइनी होल cut into its surface show that the electric field in the hole is sigma by 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखें। तो कह रहा है कि ये इस टाइप से आपका क्या है, कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है इरेगुलर शेप का, है ना, इरेगुलर शेप का कोई भी ऐसा कंडक्टर मान लिया मैंने इस टाइप से, और इस पर चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पर चार्ज होगा तो हमेशा सरफेस पर ही चार्ज होगा और कहीं नहीं होगा। अंदर तो हो ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी है ना ये, अंदर तो हो ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अगर मैं छोटा सा यहाँ पे होल मान लो यहाँ पर होल है, हल्का सा है लेकिन मैंने ज्यादा बनाया है, हल्का सा होल है। अगर हल्का सा होल है यहाँ पर तो इसके होल पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम मान लेते हैं, सपोज ये तरीका है कि ये भरा हुआ है। अगर ये भरा हुआ होगा और यहां का लोकल चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा होगा, तो इसके जस्ट बाहर इन द विसिनिटी ऑफ होल, जब ये होल भरा हुआ है तो इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। मतलब जिस पॉइंट के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का हमें सिग्मा लेना है, क्योंकि सिग्मा हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां सिग्मा अलग होगा, यहां सिग्मा अलग होगा, यहां सिग्मा अलग होगा, क्योंकि सिग्मा किस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, सरफेस का रेडियस कैसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां पे जितना ज्यादा कोना होगा वहां ज्यादा चार्ज होगा, है ना। खैर, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी जस्ट बाहर एन कैप के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में, जस्ट बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू विच चार्ज, टोटल चार्ज, जो यहां पे है इसके कारण भी और जो होल के अलावा है उसके कारण भी। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं, ई वेक्टर लिख दो, यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल लिख सकते हैं, प्लस मतलब होल में जो चार्ज भरा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट मतलब रेस्ट कंडक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एन कैप। अब सोच के देखो, ये जो मैंने भरा है चार्ज, होल में हल्का सा जो चार्ज भरा है वो तो जस्ट ऐसा ही होगा, हल्का सा चार्ज जो भरा है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा वो तो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज शीट के कारण आप जानते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने यहां पे जबरदस्ती का भर दिया है। तो उसको तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेस्ट पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जब वो होल हो, लेकिन हमने होल को भरा था, जब होल को भर देंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल प्लस रेस्ट के कारण लिखा है, बस उसकी वैल्यू यहाँ उतार दीजिए। कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एन कैप जस्ट बाहर होगा, जस्ट बाहर होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, एन कैप प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पार्ट के कारण कितना बचेगा, रेस्ट पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। आई थिंक यही कह रहा है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी E विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ओ माय गॉड, गॉस लॉ की मदद से कह रहा है, आप नहीं निकाली, क्योंकि गॉस लॉ की मदद से बड़े आसानी से आ जाता है 3 लाइन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको आप 2k लैम्डा बाई आर भी बोलते थे, वेयर k इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कह रहा है कि
कूलम्स लॉ की मदद से आपको निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड को बिल्ड करता है। आइए कोशिश करते हैं निकालने की। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन आपको गॉस लॉ नहीं लगाना है, कूलम्स लॉ लगाना है। और एक बात और, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ। तो इसका मतलब आप समझ गए हम क्या करने वाले हैं, है ना। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज दिस इज द वायर और ये इनफाइनाइट, बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबा वायर। इस वायर के कारण वी वांट टू कैलकुलेट एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मुझे वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। और इस पर चार्ज है प्लस 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 प्लस, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी जो भी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इस पॉइंट P पर, जो भी पॉइंट P है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। अब कैसे बताएं, कूलम लॉ का यूज करना है, मतलब हमें पॉइंट चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन 0,0, यही से, यहां से मैंने x मेजर किया, यहां से मैंने y पे जाके मैंने छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लिया dy लेंथ का, कितने लेंथ का, dy लेंथ का। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि हमें पता है कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। वायर तो बहुत लंबा है, इसके कारण डायरेक्ट थोड़ी लगा पाएंगे, डायरेक्ट हम नहीं लगा पाएंगे। तो अगर कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो पॉइंट चार्ज सबसे पहले बनाओ। पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम यहां से y डिस्टेंस पे dy एलिमेंट का एक मैंने छोटा सा एलिमेंट स्ट्रिप काट लिया, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ इसमें चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि लेंथ है बहुत छोटा सा, तो चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा सा, और बहुत छोटा सा चार्ज होगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में होगा, वो भी क्या होगा, बहुत छोटा सा DE, एंड दिस इज इक्वल टू K DQ अपॉन में दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर है ये, कितने डिस्टेंस पर है ये, अब ये पता करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x sec थीटा, x sec थीटा, यहां पर cos लगा दो, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई समथिंग, ये r स्क्वायर ही यहां लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। r की वैल्यू कितनी होगी, x sec थीटा। सर आपने रूट में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा हमें इधर से उधर करना पड़ता, इसलिए मैं आसान बनाने के लिए ऐसे लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इस छोटा सा चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इस छोटे से चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा लेंथ कितना है इसका, लंबाई कितने है dy। तो दिस इज इंप्लाइज दैट छोटा सा चार्ज dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में dy। तो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा लाल, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा DE इज इक्वल टू कितना, K लैम्डा dy अपॉन K लैम्डा dy अपॉन x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये देखिए कि क्या देखिए सर, इसमें ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हर एक एलिमेंट के कारण सेम है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि छोटा छोटा चार्ज निकालोगे, सबके कारण निकाल के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे वेक्टोरली ऐड करना है। हर छोटे छोटे पॉइंट के कारण निकालोगे, कूलम्स लॉ लगाओगे, वेक्टोरली ऐड करोगे, लेकिन सबके कारण सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इस छोटे से चार्ज के कारण नीचे निकालोगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, मतलब थीटा बदलेगा। जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे, एंगल बदलता चला जाएगा,
जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे एंगल बदलता चला जाएगा और साथ ही साथ y भी चेंज होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, मतलब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक ही ना वेरिएबल होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं x इंटू में y और यहाँ पे खाली dx लिखा है। अगर x और y दोनों वेरिएबल हैं तो मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना, है ना। इसको इंटीग्रेशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है और इसको इंटीग्रेशन सिर्फ y के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। दोनों वेरिएबल है तो दोनों के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, इसलिए क्या करना पड़ता है, किसी एक को दूसरे टर्म में रखा जाता है। तो y को मैं बदल देता हूं, चेंज कर देता हूं थीटा के टर्म में, है ना। या तो थीटा को y के टर्म में चेंज कर लो या y को थीटा के टर्म में चेंज कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि y को थीटा के टर्म में चेंज कर लो, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो आसान करने के लिए इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में मैंने tan थीटा लगाया, तो मुझे समझ में आया कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स मिला, है ना भाई। और x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा मिला। फिर हमने देखा, इसको इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dy इज इक्वल टू एक्स tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। दिस इज द इंटीग्रेशन। dy इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये कि यहाँ सर ये x लिखा है वो वेरिएबल नहीं है क्या, तो आंसर है नहीं। यहाँ जो x लिखा है दिस इज द फिक्स पॉइंट। ये x क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण अगर तुम देखो तो यही तो निकालना है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब x यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब समझना होता है चीज़ों को, कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। यहाँ बदलेगा कौन, एलिमेंट अगर चेंज करेंगे तो y बदलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और थीटा बदलेगा, y बदलेगा और थीटा बदलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो x नहीं बदला तो x को मैंने एज अ कांस्टेंट माना, सिर्फ y और थीटा बदल रहा है। तो मैंने क्या किया, x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट किया है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और tan का सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ डी थीटा इसके dy बाय डी थीटा था ना, डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। और वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्डा यक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा, एक एक्स और एक एक्स चला गया, तो देखो कितना अच्छा सा फॉर्मूला बन गया, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स इंटू में डी थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कितना आसान हो गया ना, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, इधर से उधर उधर से इधर करना होता है, बस ये काम आपको आना चाहिए। उसके बाद तो आसान है, इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन लिमिट कौन सा रखोगे, एंगल का, थीटा का। ठीक है, अब समझाता हूँ, देखो ध्यान से। और मैं इसको मिटा सकता हूँ, परमिशन है ना। आई थिंक वीडियो है तो आप देख सकते हैं बार बार रिवर्स करके। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने यूज किया, इसको मैंने मिटा दिया। अब ध्यान से अगर तुम देखो, इसको भी मैंने मिटा दिया, सिर्फ डीई लिखा। डायरेक्शन अलग अलग है, और अगर डायरेक्शन अलग अलग है हर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स के डायरेक्शन में इसको अलग तोड़ लिया, वाई के डायरेक्शन मैंने इसको अलग तोड़ लिया, क्योंकि हर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण एक्स का कंपोनेंट तो होगा ही, वाई का कंपोनेंट तो होगा ही। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिया और वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिया। कंपोनेंट करने के बाद एक्स के अलाउंग में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इंटीग्रेट करके, और वाई के अलाउंग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इंटीग्रेट करके, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये थीटा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन डी ई एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, डी ई कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वाई, जिसकी वैल्यू में क्या लिखेंगे आप, डी ई साइन थीटा लिखेंगे। यहां क्या होगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वाई डायरेक्शन में।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वाई डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इंडिकेट कर देंगे, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, ये है डी ई कॉस थीटा, मतलब डी ई यहाँ है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और करना है, तो आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, तो लिमिट लगेगा आपका -π/2 से लेके +π/2। अभी बताता हूँ लिमिट -π/2 +π/2 क्यों है। और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे आप, डी ई वाई लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा डी थीटा -π/2 से लेके +π/2। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा वो अपने आप, है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए लिमिट क्या रखा है, कैसे कन्वर्जन करना है, दैट्स इट। अब देखो ध्यान से, हमें थीटा का लिमिट रखना है कि थीटा इस लॉन्ग वायर के लिए थीटा क्या से कहाँ तक होगा। अब सोच के देखो, बहुत लंबा है, बहुत इनफाइनाइट है। अगर ये पॉइंट बहुत इनफाइनाइट है ना, तो सोच के देखो, जैसे ये वायर है, कोई फाइनाइट वायर है, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट एंगल बनेगा यहाँ से, समथिंग थीटा, फाइनाइट एंगल। लेकिन अगर ये वायर इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबा वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को खींचते चले जाओ ऊपर की तरफ, खींचते चले जाओ ऊपर की तरफ, है ना। तो खींचते चले जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा टेंडिंग टू 90 डिग्री। जब ये एंगल टेंडिंग टू 90 डिग्री होगा, तब ये वायर का लेंथ बहुत लंबा होगा ऊपर की तरफ। उसी तरीके से जब ये वायर नीचे की तरफ टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, तब ये एंगल टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए -90 से लेके +90 रखा। जैसे आप लिखते हैं ना -x और +x, तो एंगल का भी डायरेक्शन होता है। देखो इसका डायरेक्शन कैसे बना है, क्लॉकवाइज, ये वाला डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो -90 से +90, इसलिए मैंने क्या लिखा, -π/2 से +π/2, तब तो आपका इनफाइनाइट वायर बनेगा। नहीं तो अगर आप कर दिए कि -60 से लेके 30, तो फाइनाइट वायर बन गया वो। तब ये भी एक क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन के आप आंसर निकाल सकते हैं। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, के लैम्डा बाई एक्स, मैंने पहले बोला एक्स कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा -π/2 से लेके +π/2। इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का साइन होता है, वेरी गुड। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। आगे आंसर आ गया आपका, कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन। और अगर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन में बदल दीजिए, लिमिट रख दीजिए, आंसर आ गया, इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा लिमिट -π/2 से लेके +π/2। बहुत अच्छे से देखें तो के लैम्डा बाई एक्स साइन π/2 एंगल की जगह पर रखें, लिमिट साइन π/2 माइनस साइन -π/2, और साइन में एंगल बाहर निकल जाता है, आपको पता है। साइन में अगर एंगल बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई एक्स। अब x को आप r भी मान सकते हैं, स्मॉल r, d मान सकते, जो भी मान ले, है ना। मतलब समझ में आना चाहिए कि वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी मानेंगे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस k की वैल्यू क्या रख दे, 1/4πε0 रख दो, कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ये किस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में आया है, अलोंग x एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से अलग आप y डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 0 आएगा, मुझे पता है 0 आएगा, करके देख लेना। बस करना क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस की जगह पे साइन, देखें यहाँ पर साइन होगा ना, तो ये साइन हो गया, कॉस की जगह पे आपका हो जाएगा साइन, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या बोला, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, पहले ही माइनस बाहर निकल गया। अब यहाँ पर माइनस बाहर है, कॉस का लिमिट रखोगे तो यहाँ कॉस π/2 होगा, यहाँ पर कॉस -π/2 होगा, तो यहाँ लिखा मैंने क्या, कॉस π/2
और यहाँ cos माइनस पाई बाई टू। अरे भाई साहब पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू तो जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये भी जीरो ये भी जीरो, सब जीरो, खत्म कर दो, जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ये वाई था अब ये वाई बन गया ना, वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो। मतलब किसी भी इनफाइनाइट वायर के कारण, अगर कोई इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, प्लस है तो दूर होगा, माइनस होगा तो उसकी तरफ होगा, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को डील करते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वायर बाय कूलम्स लॉ, नॉट बाय गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ से तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये आपके माइंड को बढ़ाता है कि किसी चीज को कैसे डील करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट्स nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary unit called quarks, है ना। जैसे कि आपके बुक में भी लिखा होता है और मैं भी बताता रहता हूँ कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल आपको नहीं मानना है, लेकिन हमारे यहाँ फिजिक्स में डिस्कवरी में ये पाया गया कि क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल होता है जो छोटा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। उस पर चार्ज जो होता है ना, उस पर चार्ज प्लस माइनस ई बाई थ्री प्लस टू ई बाई थ्री होता है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। लेकिन क्लास 12th के लेवल तक हमें ये नहीं मानना है। हमारे सिलेबस में हमारे हिसाब से सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जब तक कि क्वेश्चन में न कहे, जब तक कि क्वेश्चन में न कहे। अगर क्वेश्चन में कह देता है छोटा पार्टिकल आप क्वार्क मानिए तो क्वार्क मानेंगे, क्वार्क होता भी है छोटा, है ना। लेकिन हमारे लेवल पर 12th तक लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन को ही छोटा मानना है। एक क्वेश्चन में अब कह रहा है क्वार्क से बना हुआ है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर नहीं बना होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल था और अभी भी है, लेकिन उससे छोटा भी पार्टिकल है, और वो जो छोटा पार्टिकल है वो कंपोज करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। मतलब क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये मानिए। इसने ये नहीं बोला कि ऐसा होता है, इसने बोल दिया कि मान लो, क्योंकि वो जानता है ना कि आप नहीं जानते और आपके लेवल पे ये चीज़ें नहीं है। तो चलो अब मान लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, इसको हम बोलते हैं क्वार्क। और ध्यान से अगर तुम देखो, अगर वो क्वार्क से मिलके बने हैं तो कह रहा है आर themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quark, the so called quark denoted by U of charge plus 2 e by 3 and down quark denoted by D of the charge minus e by 3 together with electrons build up ordinary matter. Oh, तो कह रहा है सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए क्वार्क तो इसने बोला है कि एक यू क्वार्क बोला है जिस पर चार्ज प्लस 2 ई बाई 3 है, एक डाउन क्वार्क बोला है जिस पर चार्ज आपका माइनस ई बाई 3 है। तो अब कह रहा है एक प्लस यू क्वार्क है और एक डी क्वार्क है, लेकिन क्वार्क और भी होते हैं 6 टाइप के, है ना। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ये नाम है क्वार्क के। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क, है ना। इन 6 टाइप ऑफ क्वार्क से मिलजुल के और भी कई पार्टिकल्स बनते हैं, लेकिन आपको मतलब है सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से। क्लियर? होते 6 हैं, कोई अगर पूछेगा तो बताइएगा जरूर कि 6 होते हैं और ये नाम है। अब बड़े आसान नाम है, टॉप है, बॉटम है, स्ट्रेंज है, चार्म है, अप है, डाउन, कितना बढ़िया नाम है ना। तो अप कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अप और डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। अप को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और डाउन को डी से डिनोट करते हैं। अप पर जो चार्ज होता है प्लस 2 ई बाई 3 होता है, और डाउन पर जो चार्ज होता है माइनस ई बाई 3 होता है। और आपको ये मानना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बने हैं, ऑब्वियसली इनसे मिलकर ही बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो गलत नहीं बोल रहा है, वो बोला है मानो, इसका मतलब आपको ये बोल रहा है, आपको सहारा दे रहा है ना, आपको हिंट दे रहा है कि मान लो चलो ठीक है, लेकिन सच में ये बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान से अगर आप देखें तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई। तो कोई ऐसा कंपोजिशन बनाओ कि टोटल चार्ज प्लस ई आए, क्योंकि कंजर्वेशन रूल फॉलो होना है भाई, है ना। तो कोई ऐसा रूल बनाओ
जो कंजर्वेशन रूल फॉलो करता हो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं ये रूल बनाता हूं कि ये प्रोटॉन जो है इस पर प्लस ही चार्ज है, तो प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ यू डी, मतलब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बने हैं। तो देखो क्या होगा, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बने हैं, तो इस पर जो चार्ज होगा कितना बनने वाला है, 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3। ये दोनों अप क्वार्क का, ये डाउन क्वार्क का। तो क्या बन गया, 4e माइनस ई कितना हो गया, 3e/3, 3 और 3 चले गए घर, बचा प्लस ई। तो इसका मतलब जो किया, जो समझा, बिल्कुल सही है। मतलब प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, और अगर ये न्यूट्रल है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। इस तरीके से एडजस्ट करो अप और डाउन क्वार्क को कि टोटल चार्ज 0 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडजस्ट कर लो। ये है, ये प्लस 2e/3 रखता है, इसको 2 ठो मिला दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो इस पर टोटल चार्ज कितना, इस पर टोटल चार्ज जो आएगा एक u का 2e/3 और 2 d का माइनस e/3, तो कितना हो गया, माइनस 2e/3। ये प्लस 2e/3 है, मिला जुला के भाई साहब 0, मिला जुला के क्या हो गया, 0, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन, इसका परफेक्ट कंपोजिशन है ये। थैंक यू वेरी मच।